नमस्कार साथियों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला इस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जो लगातार चर्चा में चल रहा है कि मनरेगा का कानून खत्म हो गया है और विकसित भारत जी राम जी का जो कानून है वो बन गया है। और आज हम आपके सामने जब बात कर रहे हैं तो आज है 19 दिसंबर 2025। इसका मतलब ये कल के दिन 18 तारीख को राज्यसभा से, पहले लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो चुका है और ये कानून बन गया है, ये मान लीजिए। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है और ये मनरेगा से कैसे अलग है, इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को मैं जब शुरू करूं आपके साथ तो पहले तो कुछ बातें बोल दूं। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पे मोटिवेटेड, हम इसमें कोई बात करने वाले नहीं कि पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करेंगे। ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए है ताकि जो समझें, पढ़ें, समझें और न्यूट्रल तरीके से अपनी बातों को मैं कहना चाहता हूँ। तो ये दूसरी बात, आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको पसंद आता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी यूजफुल है। दूसरी बात, आप इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आप भी लाभान्वित हो, अन्य जो लोग हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले, उन्हें सही जानकारी जो मिलनी चाहिए वो जानकारी उन तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो अब हम शुरू करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं कि मनरेगा कानून अब खत्म हो गया है और विकसित भारत जी राम जी कानून आ गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, दोनों का ये बात कर लेंगे, कब लागू हुआ ये जान लेंगे, कहां से फंडिंग होती है ये जानना है, कितने दिन का रोजगार मिलता है ये जानना है। तो दोनों में क्या अंतर आ रहा है इन आधारों पर और क्यों मनरेगा को बदला गया, आखिर क्या रीजन है, क्या सिर्फ नाम वाला रीजन है या कुछ अदर रीजन है, क्या भ्रष्टाचार जैसी चीजें हैं या फिर भारत को एक जो विजन मिला है 2047 का कि भारत को विकसित देश में कन्वर्ट करना है, उन सारी बातों से प्रेरित होकर के सरकार इस तरह के काम कर रही है। ये सारी चीजें आज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि जी राम जी पर जो विवाद है, हम विवाद से ज्यादा हम देखेंगे कि और मुद्दे क्या हैं। तो देखिए, पहले लोकसभा से बिल पास हुआ, देन फिर शाम को राज्यसभा से पास हो गया। तो अब ये विकसित भारत जी राम जी जो बिल है ये पास हो चुका है, राइट। तो अब आप जाने कि अगर ये क्या है तो आप देखिए, विकसित भारत जी राम जी जो बिल है अब वो कानून में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं कुछ बातें कहूंगा कि आखिर सरकार भी मनरेगा को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर पा रही है, ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि मनरेगा का सिर्फ वो नाम बदल रहे हैं बल्कि इसका विस्तार ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो देखिए, सन 2016 में नोबेल अवार्ड पाने वाले एक अर्थशास्त्री हैं जोसेफ, इन्होंने क्या कहा था, वे कहते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है भारत का एकमात्र सबसे बड़ा मौलिक कार्यक्रम है और पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए। तो एक चीज तो हमें यह पता चली कि इस योजना का पूरी दुनिया के लोगों ने इसकी सराहना की, मनरेगा की, इस बात को जानना होगा। दूसरी बात, हमें एक चीज और है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो आप जान लीजिए कि मनरेगा का यहां पर अगर हम बात करें क्या, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट, ये है। लेकिन जब ये योजना शुरू हुई तो ये था सिर्फ नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा था। बाद में चल के 2008 के दौरान हम देखते हैं इसमें महात्मा गांधी जी का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया है। तो अगर कोई इसको मुद्दा बनाता है कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है तो ये थोड़ी सी, मतलब मैं ये कहूंगा, नो डाउट इस पर विवाद तो हो ही रहा है, लेकिन हमें और महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको देखना होगा इस नाम के अलावा। तो वे क्या हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मोदी सरकार ने आखिर क्या किया। सो यहां जानने वाली कुछ बातें हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, तो इसे जानते हैं। तो देखिए, लगभग ये 20 सालों से कार्यक्रम चल रहा है, तो अब हमें पता चलता है कि कब आया ये प्रोग्राम, 2005 में। तो जब हम बात करेंगे कि कब आया, तो सबसे पहले यूपी की सरकार ने जो नरेगा का कानून है वो लेकर के आई और इसके तहत क्या किया कि 100 दिनों का
रोजगार की गारंटी दी गई। ये पहला ऐसा कार्यक्रम था भारत के पूरे इतिहास में जहां सरकार लोगों को 100 दिन के काम की गारंटी दे रही। और इसमें बड़ी चीज क्या है, बड़ी बात यह है कि ये किसके लिए, अनस्किल्ड वर्कर्स, जो जिनके पास किसी खास तरह का प्रशिक्षण नहीं है, जैसे कि ना तो वो इलेक्ट्रीशियन है ना वो मैकेनिक है, ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, किसी तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है, उन सभी को यहाँ पर रोजगार की गारंटी दी। आखिर इसके पीछे क्या दर्शन रहा होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान में भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए जिन्हें हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, जो राज्य के लिए तय करते हैं कि राज्य अपनी नीतियां कैसे बनाएगा, देश कैसी नीतियां बनाएगा। उसमें साफ है कि लोगों को क्या करना होगा, काम देना होगा, लोगों को पोषक आहार देना होगा, लोगों की आजीविका इस तरह की रखनी होगी ताकि आर्थिक असमानता दूर की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना चालू की गई, कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। किसको फोकस किया, अनस्किल्ड वर्कर्स को फोकस किया। क्यों भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों किया गया, इसे समझते। देखिए, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रीज और दुनिया भर के काम होते हैं, वहां पे अनस्किल्ड वर्कर्स को कामकाज मिल जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ एग्रीकल्चर है, कृषि है, लेकिन कृषि में 12 महीने रोजगार नहीं मिलता। कृषि में क्या होता है, सीजनल बेरोजगारी आती है, तो वहां पे मौसमी बेरोजगारी होती है। जब फसल बुआई हो रही है, जब फसल की कटाई हो रही है, तब काम मिलता है। रेस्ट ऑफ के जो महीने बकाया के, तब लोगों को काम वहां पर नहीं मिल पाता। ऐसे में क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी। क्या था, अगर कोई व्यक्ति रोजगार मांगता है, उसका जॉब कार्ड बना है, रोजगार मांगता है, तो रोजगार अगर नहीं भी है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, राइट। तो ये चीजें, और वो भी रोजगार मांगने के 15 दिनों के अंदर उसको रोजगार देना होता था। ये भी तय था कि उसको कितने दूर तक जाकर के, तो मैक्सिमम 2-3 किलोमीटर के अंदर में ही उसको गांव के आसपास ही काम दिया जाता था, और वो भी अनस्किल्ड वर्कर्स। तो ऐसे में कई सारी चीजों को इसने दूर किया, पलायन की समस्या रुक गई, भुखमरी वाली चीजों को कंट्रोल किया जा सका, अर्थव्यवस्था में और सरप्लस मनी आया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और एक बड़ी चीज कि इसमें कोई भी 18 वर्ष से आयु के जो भी ऊपर के लोग होते थे, उन्हें रोजगार दिया जाता था। फिर वरीयता भी, महिलाओं को वरीयता, SC ST को वरीयता। तो ऐसे में समाज का आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण, जो कहते हैं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या कहा, आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। महिलाओं को कर लिया तो जेंडर के बेस पे जो कहते हैं कि भेदभाव होता है, वो भेदभाव समाप्त करना। जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अनपढ़ है, उन सभी को इसमें शामिल किया। तो इस योजना के विषय में हम तभी देखते हैं कि दुनिया भर में इसकी तारीफ की जाती है। चलिए, अब अगर हम वर्तमान समय में देखें कि वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, तभी कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी यहां पर ये योजना बन जाती है। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो 12 करोड़ से ज्यादा इस वक्त सक्रिय कामगार इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। अब आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक ये योजना है कि 12 करोड़ लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं। हालांकि काम उतने लोगों को नहीं मिल पाता, मुश्किल से 60% लोगों को ही काम मिल पाता है इस योजना के तहत। अगली बात देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ी आखिर इन सब परिवर्तनों की। तो चलिए, अब देखते हैं कि आखिर मनरेगा किस तरह से शुरुआत हुई और मनरेगा योजना क्या है, इसे जानना भी जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो मनरेगा का फुल फॉर्म अगर प्रश्न बनता है तो क्या होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ये हो गया, राइट। अब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या था, ग्रामीण परिवारों को हर साल कम से कम 100 दिनों की मजदूरी या रोजगार की क्या देना, कानूनी गारंटी देना। कानूनी गारंटी, भाई ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात है, जिससे कि उनकी क्या हो सके, आजीविका सुरक्षित हो सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत कमाल की चीज है, उसे समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, परिसंपत्तियों का निर्माण, जैसे कि क्या बनेगा, सड़कें बन सके, तालाब बन सके, जल संचय करने के लिए तो जल संरक्षण की व्यवस्था, इस तरह से ये, और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण। अब क्या होगा, तो अब अगर देखें तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल गरीब, विशेषकर महिलाएं, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को ये आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सशक्तिकरण का एक बड़ा
जरिया बन गई थी ये योजना, राइट। अब इस योजना की कुछ खास बातें और देखते हो, यहाँ पे कई बार आप देखेंगे कि चीजें दोहराई जाएंगी। वो इसलिए कि अगर हमारे वीडियोस को कई जो देखने वाले हैं वो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं, और यदि एक सामान्य व्यक्ति भी देखता है तो उसे भी बारीकियां पता चल जाए कि आखिर इस योजना की बारीकियां क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं, मुख्य बातों पे और बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस योजना के तहत क्या एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कि 100 दिन की गारंटी, ठीक है। ये इससे पहले भारत में कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जहां पे 100 दिन की अनस्किल्ड वर्कर्स को इस तरह की गारंटी दी गई हो। और क्या है इसमें, कोई भी व्यक्ति, जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हो, जो अकुशल हो और शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, उसका जॉब कार्ड के लिए उसने आवेदन किया हो तो जॉब कार्ड बन गया, तो सरपंच जी वहां पे बना देते थे। और इसमें काम क्या होंगे, सड़कें बनाना, नहरें खोदना, जल संचयन के लिए पॉन्ड्स बनाना, तालाब बनाना, वृक्षारोपण करना, देन इसके अलावा भूमि का किसी भी तरह का विकास की भूमि का समतलीकरण इत्यादि करना, और ग्रामीण संपर्क के मार्ग बनाना एक गांव से दूसरे गांव तक। इसमें खास हिदायत ये होती थी कि इन सारे कामों के लिए जो अर्थ मूवर्स होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि मानव श्रम का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में उन व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित किया जा सके। अब इसमें और जानते हैं, क्योंकि जब बात करते हैं कि कानूनी हक दिया गया, गारंटी दी गई, यहां पर कैसे वो तय किया गया। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर काम मांगने के लिए आता है, राइट, और अगर वो आवेदन करता है और आवेदन करने के बाद अगर उसे 15 दिनों के भीतर यदि काम नहीं मिलता तो उसे क्या मिलेगा, बेरोजगारी का भत्ता दिया जाता था। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। अगला सवाल आएगा कि आखिर मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता था। तो देखिए, मजदूरी का भुगतान या तो उनके बैंक खाते में किया जाता था, या किसी तरह का डाकघर में अगर उनका खाता है वहां पर किया जा सकता था, और ये हर 15-15 दिन पर इसका भुगतान कर दिया जाता था। और एक बड़ी चीज जो आर्टिकल 39 में सुनिश्चित किया जाता है, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता था। अब आप सोच के देखिए कि पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो उद्देश्य हैं कि किस तरह से सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए, तो ये बहुत बड़ी योजना रही। इसीलिए अब तक वर्तमान की सरकार भी इसका नाम तो जरूर बदल रही है, लेकिन इसके मूल स्वरूप में ज्यादा वो छेड़छाड़ नहीं कर रही है कि ग्रामीण अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए आज भी इस योजना को लागू रखा जा रहा है। और इसमें अब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, 100 की जगह 125 दिन किए जा रहे हैं। चलिए और जानते हैं अब यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहां पर, तो ग्राम सचिव के पास इसका आवेदन किया जाता, आधार कार्ड या पासबुक की जानकारी दी जाती ताकि उनका बैंक जो है लिंक किया जा सके, और ऐसे मिल जाता उनको जॉब कार्ड। अब जॉब कार्ड अगर किसी व्यक्ति का बन जाता था तो उसको 15 दिन में, अगर वो जॉब मांगता तो 15 दिन में उसको रोजगार देना होता था। अगर रोजगार नहीं दिया जाता, अगर दूर दिया जाता तो आने जाने का अलाउंस दिया जाता था, और अगर गांव में ही या कहीं दूर भी नहीं दिया जा पा रहा है तो उसको दिया जाता था बेरोजगारी का भत्ता। तो इस योजना की ये खूबियां रही। अब इसमें देखते हैं अगली चीजें और क्या देखते हैं इसमें। देखिए, अगर हम बात करें मनरेगा का सफर कैसा रहा, और मनरेगा जो योजना है, ये अगर हम देखें कि अगर इसकी शुरुआत जब देखते हैं तो कहां से कैसे, तो इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मई 2004 में उस समय की जो यूपीआई की सरकार थी, यूपीए की, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में ये तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए। तो उन्होंने अपने जो मिनिमम जो एक साझा कार्यक्रम था उसमें इसको शामिल किया। और आगे चल के देखते हैं, दिसंबर 2008 में नरेगा कानून, नेशनल रूरल गारंटी स्कीम लेकर के एक बिल पेश किया। माफ कीजिए, सितंबर, देख रहे हैं हम, दिसंबर 2004 में आ रहा है और सितंबर 2005 में बिल वगैरह पास हो जाता है, और यहां देखें हम अधिसूचना जारी हो जाती है उसकी, राइट। और उसके बाद अब एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा, एक तो हमने ये समझा कि कहां से शुरू, तो सितंबर 2005 में योजना आ गई। लागू कब हो रही है, 2 फरवरी 2006 को लागू हो रही है। अब इस योजना की प्रेरणा कहां से मिली ये जानना जरूरी है। तो महाराष्ट्र में इस तरह की योजना चलाई थी, महाराष्ट्र राज्य ने, वहां से इस चीज की प्रेरणा ली केंद्र सरकार ने और इस योजना को लागू किया। तो प्रेरणा कहां से मिली, महाराष्ट्र से मिली।
किसने लागू किया? यूपीए सरकार ने इसको अपने मिनिमम जो प्रोजेक्ट था अपना उसमें शामिल किया, मिनिमम जो साझा कार्यक्रम था उसमें शामिल किया। देन फिर क्या लेके आए? नेशनल रूरल गारंटी स्कीम लेकर के आ गए। कब? दिसंबर 2004 में। सितंबर 2005 में अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बगलापाली जो गांव है वहां से इस योजना को लागू कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और उस समय की जो यूपीए गवर्नमेंट की जो चेयरपर्सन हुआ करती थी कोलेशन की, सोनिया गांधी, इनकी उपस्थिति में इस योजना को शुरू कर दिया गया। अब योजना जो शुरू हुई, इस योजना ने इतने क्रांतिकारी बदलाव लाने शुरू कर दिए, तो जहां शुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया था, तब इसे देश के मात्र 200 चुनिंदा जिलों में लागू किया था। लेकिन अब ये कब? 2 फरवरी 2006 को लागू किया है। 2 साल में इस योजना ने क्रांतिकारी परिवर्तन जब दिखाया, तो पूरे देश में अप्रैल 2008 में पूरे देश में इस योजना को कर दिया जाता है लागू। शुरुआत जहां पे होती है मात्र 15,000 करोड़ के बजट से, बढ़ते बढ़ते ये पहुंच जाता है कितना? 86,000 करोड़। और सन 2021 के बजट की बात करें तो ये लगभग 1,18,000 करोड़ पे पहुंच जाता है। 1,18,000 करोड़ को पार कर गया। ये फर्क आया। अब अगर अगली चीज देखें कि इस योजना में महात्मा गांधी का नाम कब जुड़ता है, तो इस योजना में हम देखें तो सन 2010 में इस योजना में नाम बदल दिया जाता है। अब इसका नाम हो जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि मनरेगा, जो वर्तमान में आप इसे जानते हैं। महात्मा गांधी का नाम क्यों जोड़ा गया? देखिए, महात्मा गांधी के दर्शन को मानते हुए इस योजना को शुरू किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक तौर पे सुदृढ़ीकरण लाया जाए और गांव में ही लोगों को रोजगार करने के मौके मिल जाए। उन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर सन 2010 में यहाँ पर महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर के इस योजना को लागू किया, तो उनका नाम इसमें जोड़ दिया। अब अगर हम देखें तो लगभग 15 साल बाद उस नाम को अब हटाया जा रहा और विकसित भारत जोड़ दिया जाता है इस योजना में। हालांकि कई लोग काफी विरोध कर रहे हैं कि नाम में, देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि नाम बढ़ाया काम, तो बेहतर है कि इसके काम को देखा जाए, नाम के पीछे ज्यादा ना पड़ा जाए। क्योंकि यूपीए की सरकार ने भी 2005 में जब इस योजना को लेके आए तब महात्मा गांधी जी का नाम नहीं जोड़ा था, बाद में 2010 में महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना में जोड़ा जाता है। लेकिन चलिए जो भी है, हम उस और भी चीजों को देखें कि आखिर गांधी के सपनों को सिर्फ उनके नाम से ही तो हम साकार नहीं कर सकते। गांधी का सपना तो ये है कि भाई देश में सभी लोग इतने आर्थिक तौर पे संपन्न हो, वे कहते अंत्योदय का उदय होना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि ये जो सरकार है नो डाउट गांधी जी के आदर्शों को तो मानती है, साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन है अंत्योदय का उदय, तो ऐसे में गांधी का दर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन लगभग अंत्योदय की ही बात करता है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है उसके उदय होने चाहिए। और रूरल इलाकों की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे देखें अब आगे क्या दिखता है। तो अब देखें, वर्ल्ड बैंक ने सन 2015 में इसे दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कार्यक्रम बताया। लेकिन इस योजना को लेकर के कुछ शिकायतें भी हैं। आखिर में क्या है? क्यों इस योजना को वर्तमान की सरकार ने इसे बंद करके एक नई योजना के तौर पे इसको लॉन्च किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण इन बदलावों को लाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा? इसको जानते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस सरकार को इस योजना को बदलना पड़ा। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए सबसे बड़ी चीज जिसे मैंने बड़ी नजदीकी से देखा और महसूस किया है अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के आधार पर मैं बताता हूं, यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी है भ्रष्टाचार की। मेरा एक अनुभव है, मैं कुछ समय पहले तक हरियाणा के फरीदाबाद जगह है, वहां पे पास में एक जिला है पलवल, वहां पे मनरेगा का 54 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ और देखा ये क्या, पाया ये क्या कि मशीनों से काम करा लिया गया, फेक जॉब आईडीज बनवा लिए, जॉब कार्ड बनवा लिए गए और ऐसे मिली भगत करके 54 करोड़ रुपए जो था, जो जाना चाहिए था गरीबों के भलाई के लिए, उनको रोजगार के लिए, उसको सरकार के साथ मिली भगत करके नेताओं, ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों ने उस पैसे को हजम कर गए। तो ये जो योजना में जो सबसे बड़ा विवाद है वो यही है। क्या क्या विवाद है
कि यहाँ पर दिया जाता है कि अकुशल श्रमिक काम करें तो यहाँ पे मशीनों से काम करा लिया जाता है, फिर यहाँ पे फर्जी जॉब कार्ड्स बना लिए जाते हैं। फिर कई बार ये देखा जाता है कि राज्यों की एक शिकायत होती है कि कई राज्यों को उनकी डिमांड के हिसाब से उनको धन का आवंटन नहीं किया जाता, और भ्रष्टाचार इसमें एक बहुत बड़ी वजह बन गई थी। भ्रष्टाचार हुआ करता था और ऐसी मिली भगत हो जाया करती थी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब देखिए, जिस श्रमिक का नाम लिखा, जिसका जॉब कार्ड बना, वो भी कहता अगर आधी मजदूरी उसको मिल जाती और आधी सरकारी अधिकारी लोग मिलजुल करके खा जाते। सारा इस तरीके से बहुत सारा पैसा लीकेज में जा रहा था, बर्बाद हो रहा था। तो क्या है बड़ी वजह? भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह है। सरकार ने सोचा कि इस योजना में बदलाव लाने चाहिए। और देखते, अच्छा, और ध्यान रखिए, भ्रष्टाचार था, यहां तक कि मनरेगा का लोकपाल भी बनाया, लेकिन जुर्माना कितना, 1000-2000 रुपए का होता था, राइट। और वर्तमान में अब इसको बढ़ा करके कर दिया 10 से 15,000 रुपए कर दिए। तो अब ये बदलाव आ गया, पहले नहीं था इतना, पहले 1000-2000 रुपए अधिकारी के ऊपर जुर्माना लगाया जाता था। अब आखिर विपक्ष क्यों इतना हो हल्ला मचा रहा है, अब इसी बात को भी समझते हैं कि आखिर इन्हें समस्या क्या है। तो विपक्ष क्या तर्क दे रहा है, इसे जान लेते हैं। तो देखिए, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे रोजगार की गारंटी तो रहेगी, लेकिन कितने दिन की रहेगी, ये देखिए, रोजगार की गारंटी है लेकिन कितने दिन, ये तय नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर 125 दिन की गारंटी दी जा रही है। कितने दिन की दी जा रही है? 125। और मनरेगा में कितने थे? पहले था मनरेगा में, अगर हम बात करें तो वहां पे 100 दिन का। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखें तो यहाँ पे तो हमें एडिशनली कितने 25 दिन और मिल जाते हैं। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब लेकिन जो बड़ी आपत्ति है उनकी, वो ये कि केंद्र सरकार तय करेगी। ये जरूर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि भाई ये केंद्र सरकार क्यों तय करेगी कि किस तरह का काम कराया जाए। इससे तो राज्य और उस पंचायत की स्वायत्ता ही खत्म हो जा रही है कि केंद्र तय करेगा कि क्या काम कराया जाए, कैसे कराया जाए। तो यहाँ पे समस्या है। तो इस बात का तो विरोध जायज है, लेकिन दिन जो बढ़ गए, इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए, अगली बात यहां पर है, वे कहते हैं कि कुल खर्च का 60% तो केंद्र देगा और राज्य देंगे कितना, 40%। जबकि पूर्व में क्या होता था, पहले दिया जाता था 90% दिया करता था केंद्र, राइट, केंद्र देता था। और यहां पे अगर हम बात करें, सिर्फ 10% दिया करता था, राज्य देता था। अब ऐसे में भी समस्या, तो 90% तो पहले केंद्र देता था, अब उसे कितना कर दिया, 60%। और राज्य की जिम्मेदारी कितनी कर दी, 40% तक की। यहां से समस्या होनी जायज है। अब ये समस्या क्यों आएगी इस तरह की, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कि जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, जैसे उत्तराखंड हो गया, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर, इनमें तो केंद्र सरकार 90% अभी भी उठाएगी। सीमांत इलाके हैं और कठिन इलाके, दुर्गम। लेकिन अन्य राज्यों में समस्या आएगी। ऐसे में जो राज्य पहले काम कराया करते थे, अब वे पहले अपने बजट को देखेंगे कि उनके पास ही बजट कम है। ऐसे में जब उनके पास आय के स्रोत नहीं है, केंद्र से उधार ले रहे हैं, दूसरे बैंकों से उधार ले रहे हैं, विकास कार्य भी कराने, तो रोजगार देने को के लिए वो क्यों हतोत्साहित होंगे। तो मे भी हो सकता है कि वे उतना धन व्यय ना करें, क्योंकि 40% की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी। और अगली चीज यहाँ पे और देखते हैं, और क्या देखें। सो अब यहाँ देखते हैं कि अब यहाँ पर एक और चीज है। अब इस योजना में उन्होंने कहा कि गारंटी खत्म हो गई है। विपक्ष क्या बोलता है कि यहाँ पर जो रोजगार की गारंटी दी जाती थी, तो जो योजना में गारंटी को खत्म कर रही सरकार, वो कैसे, यहाँ एक क्लॉज जुड़ गया है। सेक्शन 5A में लिखा हुआ है, जो नया जो प्रावधान, उसमें योजना कहां लागू होगी, यह केंद्र सरकार तय करेगा। और ये विरोध का एक बहुत बड़ा आधार है। अब देखिए, अगर किसी राज्य में कहीं पे जरूरत है रोजगार की, तो वहां ये लागू ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में समस्या है कि अगर वहां पे जिस दल की केंद्र में सरकार है और किसी राज्य में अगर विरोधी दल की सरकार है, तो शायद वो उसको फंड एलोकेट ना करे, वहां के कार्य को मंजूरी ना दे। ये समस्या हो जाएगी। इस योजना में कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि 125 दिन का, पुराने में क्या था, 100 दिन का। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में आपदा आ जाती थी, तो वहां पर होता था 150 दिन का, माफ कीजिए 50 दिन, इसको 150 दिन करें। सो अब यहां पे ध्यान रखें। और इसके अलावा एसटी जो इलाके होते थे, शेड्यूल ट्राइब्स के, वहां पे भी कितना, 150 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था। लेकिन इस नई योजना में उतना, जैसे यहाँ 50 दिन बढ़ रहे हैं, उतने नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे उसे ज्यादा से ज्यादा कितना कर दिया जाएगा,
25 की जगह उसे उन्होंने कहा कि 50 और 75 करने की बात की है कि 175 कर देंगे। लेकिन यहां पर भी समस्या ये आ रही है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तय कौन करेगा? वो तय करने का काम होगा केंद्र सरकार का। तो फिर राज्यों की स्वायत्ता समाप्त, और राज्यों की स्वायत्ता समाप्त तो अब पूरी तरह से वो केंद्र के ऊपर डिपेंड है। नो डाउट पहले भी केंद्र वित्त उपलब्ध कराती थी 90%, लेकिन तब राज्य डिमांड करते थे और केंद्र धन को आवंटित करता था। लेकिन अब स्थिति अलग हो जाएगी, स्थिति में काफी बदलाव आ जाएगा। ऐसे में रोजगार देने में समस्या आएगी क्योंकि अब केंद्र का यहाँ पे नियंत्रण अधिक बढ़ जाएगा। और देखते हैं अब क्या है। देखिए, राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है क्योंकि किस तरह की वे फ्री बीज या लोक लुभावनी राजनीति करते हैं। ऐसे में बहुत सारा चुनाव के दौरान भी बहुत सारा वादे इस तरह के कर दे तो उस तरह की योजनाओं में उनका पैसा जाता है। तो ऐसे में उनके ऊपर पहले से आर्थिक बोझ है। अब ये जो 40% वाला बोझ डाला जा रहा है, ये इससे और भी ज्यादा दब जाएंगे और ज्यादा वो कर्ज में चले जाएंगे। तो ऐसे में अल्टीमेट व्यक्ति जो है, जो टैक्स पेयर है, उनके ऊपर बोझ आएगा। और राज्य भी क्या होगा, जब उनका खर्च ज्यादा बढ़ेगा तो वे हतोत्साहित होंगे रोजगार देने में। चलिए, अब ये बात है। अब यहां पे एक चीज और देखते हैं, नाम को लेकर के जहां तक विवाद है कि कुछ दल हैं जो कांग्रेस पार्टी या अन्य जो दल इस तरह का भी कह रहे हैं कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी योजना में अगर महात्मा गांधी का नाम जोड़ा है उसे हटाया जा रहा। इस बिंदु पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, ये दोनों ही दल आपस में तय करें कि क्या सही क्या गलत। आप इतना देखें कि नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर काम है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो नए प्रस्ताव में कुछ चीजें हैं, जैसे कि इस योजना को अब क्या जल संसाधन से जोड़ा जाएगा, राइट। कैसे, मतलब पैसा कहां डाइवर्ट होगा, इस बात को समझते हैं अब हम लोग। तो क्या होगा, जल संसाधन से, रोड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल हाउसिंग से इस योजना को जोड़ दिया गया है। अब इससे क्या होगा, इस योजना में जो पहले से ऑलरेडी मंत्रालय हैं जो इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं, ये फंड वहां पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि अब इसका मकसद क्या हो जाएगा कि इन मंत्रालयों की जो योजनाएं हैं उस तरफ इस फंड को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और हो सकता है कि रोजगार देने के उद्देश्य पूरे ना हो। लेकिन इसे मैं आधी अधूरी बात समझता हूं। देखिए, कुल मिलाकर के अगर कहीं रोड बनाया जा रहा, जल संसाधन, तो ये तो ऑलरेडी पहले भी था। तालाब का निर्माण, जल संचयन के लिए बॉडीज बनाना या सड़कें बनाना, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल हाउसिंग, इनमें होता था। और यहाँ तक कि जो पहाड़ी इलाके, वहां तो अपने ही खेत की अगर बंदरों से, नीलगांव से रक्षा करे, उसको भी मनरेगा के तहत ही रोजगार माना जाता था। तो ये जो आलोचना है ये ज्यादा परिपक्व नहीं दिखती है। हाँ, कुल मिलाकर के देखिए, स्थायी परिसंपत्तियों का अगर निर्माण होता है तो उससे हम देखते हैं कि देश का विकास होता है, राइट। तो ये देखते हैं। अब यहां पर एक बड़ी चीज आती कि इतनी हमने आलोचनाएं देखी, लेकिन अगर देखें तो इस बात को समझना होगा कि जी राम जी जो है विकसित भारत योजना जो लाए हैं मनरेगा की, अब इसमें कुछ बातें पे हम बात करते हैं। 125 दिन का रोजगार, यहाँ पे कुछ बातें हैं तो मैं अलग से लिख देता हूं, आप ध्यान रखें। इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा, तो चलिए, सो रोजगार दिया जाएगा यहाँ पर, पहले इसको इरेज करता हूँ, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 125 दिन का, 125 दिन का रोजगार पहले कितने का दिया जाता था, 100 दिन का। तो अब ये बढ़ गया, एक तो ये नंबर वन। अब हम दूसरी अगर बात करें तो पहले जो जुर्माना होता था, ठीक है, अगर जुर्माना होता तो पहले कितना होता था, 1000 या मुश्किल से कितना, 2000 रुपए तक का जुर्माना था। अब अगर कोई भ्रष्टाचार इस तरह का पाया जाए तो कितना, 10,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो आज भी इसमें जो स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि सड़कों का निर्माण हो गया, या फिर जो जल संचयन के लिए जो है किसी तरह के, राइट, या फिर हम बात करें कि संपर्क के लिए किसी भी तरह का किया जाता है, राइट, तो उनको बना दिया जाएगा, तो संपर्क के लिए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जैसे कि आंगनवाड़ी हो गए, जैसे आंगनवाड़ी हो गया, या फिर हम बात करें यहाँ पे किसी भी तरह के मकान वगैरह, जो हाउसिंग सोसाइटीज जो रूरल इलाकों में जो बनाई जाती, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो वो सारी चीजें आज भी इसमें लागू हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो बदलाव आ रहे हैं वो कहाँ पे, अगर हम देखें तो जहां 40 और 60 वाला जो आ गया ये रेशियो का, कि 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। पहले राज्य कितना देता था, मात्र 10% देता था और केंद्र देता था यहाँ पर 90%।
तो ये एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ चीजें लगभग लगभग वही चल रही हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इससे भारत में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, और जिस तरह का एक विचार है वर्तमान सरकार का कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, उस सपने को पूरा करने के लिए आवश्यक था कि समय के अनुसार योजनाओं में बदलाव लाया जा सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास में हमने राजनीतिक विवादों में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ना हम गए हैं। क्या हकीकत थी मनरेगा का, अब तक का सफर क्या रहा, कहां समस्या थी, क्या बदलाव आए, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इसके नोट्स बना लीजिए, और जहां से इतना मैं श्योर हूं कि यहां से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को करने में अब आप हो जाएंगे सक्षम। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला इस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। आप लगातार अपनी लर्निंग की जर्नी में हमारे साथ बने रहिए, और अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और आपने हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं, और आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार दोस्तों।